बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students of first year biology, now we are going to start our lecture 27 and topic of discussion is polysaccharides. First of all, we also give polysaccharides other names like macromolecules or polymers of carbohydrates. Macromolecules of carbohydrates are polymers of carbohydrates. Carbohydrates are most complex carbohydrates than monosaccharides and oligosaccharides. Carbohydrates are most abundant polysaccharides are most abundant carbohydrates among all carbohydrates, means as compared to monosaccharides and oligosaccharides, polysaccharides are not only most complex but also most abundant. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा कौन से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पॉलीसैकेराइड्स आर टेस्टलेस, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली जो सब्सटेंसेस स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं वो पानी में जाके मिक्सअप नहीं होती हैं, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाती हैं, बल्कि वो डिस्पर्स हो जाती हैं, सस्पेंशन बनाती हैं। आप एक आटे की चुटकी ले लें या एक चम्मच आटे का ले लें और एक जग पानी के अंदर डाल दें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो पानी में उसके ज़रात बिखर गए हैं। आप एक चम्मच चीनी ले लें, एक जग पानी में डाल के उसको शेक करें, कोई ज़रात आपको नजर नहीं आएंगे। तो वजह यह है कि चीनी डाइसैकेराइड है और आटा जो है वो क्या है? वो पॉलीसैकेराइड है जी। तो जो पॉलीसैकेराइड्स हैं दे आर ब्रांच्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, दे आर ब्रांच्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ polysaccharides are chemical definition of polysaccharides. Upon hydrolysis they yield several monosaccharide units. Actually in polysaccharides several thousands को represent करता है। 1000 monosaccharide units are combined or linked with each other by glycosidic bonds or glycosidic linkages. तो हजारों की तादाद में जब मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बेटा जी बनाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक हो गया ना जी। तो इसी तरह से अगर हम इस डेफिनेशन उसी बात को उल्टा लेके हाइड्रोलाइसिस पे एंजाइम्स की मदद से जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये पॉलीसैकेराइड्स थाउजेंड्स में मोनोसैकेराइड्स पैदा करते हैं। ये बात हमने कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल डेफिनेशन में भी पढ़ी थी। अब बेटा जी जो है एग्जांपल स्टार्च, इससे तो आप सब वाकिफ हैं, ठीक है ना जी। ग्लाइकोजन, ये हमारे लिवर और मसल्स में पाया जाने वाला एनिमल स्टार्च भी इसे कह दिया जाता है। सेलुलोज जो प्लांट की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है। और इसी तरह से जो है वो डेक्स्ट्रेंस जो है, डेक्स्ट्रेंस, ये बड़े डेक्स्ट्रेंस जो है ना, ये मतलब जब हम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन वगैरह को हाइड्रोलाइसिस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, प्लांट्स वगैरह से, तो उस वक्त जो है ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है और ये ऐसा ग्लू होता है गम की तरह का कि जो टॉक्सिक नहीं है, मजेदार है, तो टॉक्सिक नहीं है। डेक्स्ट्रेंस गम्स, नेचुरल गम्स जो दरख्तों के से मिलती है वो उसमें डेक्स्ट्रन बहुत ज्यादा पाई जाती है। और डेक्स्ट्रन जो है ये कैंसरियस सेल्स को खत्म करने में यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये इसकी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल होती है। एगर जेल जो है पेक्टिन, सेलुलोज के अलावा जो है पेक्टिन भी प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है जो कि मिडल मेला बनाने में खास तौर पर अपना रोल जो है वो प्ले करता है। अब बेटा जी अगले बात की तरफ हम चलते हैं। कौन आ गया जी? काइटन। काइटन जो है ये एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो कि फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है, फंगल सेल वॉल के अंदर। अब जो है वो स्टार्च की अकरेंस, स्टार्च बेटा जी जो है वो फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स। किताब से मैं पढ़ रहा हूं, पहला पॉइंट अकरेंस फाउंड इन ग्रेन्स, फ्रूट, ग्रेन, सीड्स एंड ट्यूबर्स, इनमें पाया जाता है। ये हम एनिमल्स के लिए
हम एनिमल हम एनिमल्स यानी हम ह्यूमंस और अदर एनिमल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किससे हासिल करते हैं, वो स्टार्च से ही हासिल करते हैं बाय मेटाबॉलिज्म। फिर स्टार्च को बाय मेटाबॉलिज्म गुजार के जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इसी से लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन या कंपोजिशन यानी स्टार्च किस चीज का बना हुआ है, या हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। ये आपकी किताब से जरा डिफरेंट बात है, वहां पे सिर्फ ग्लूकोज लिखा है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इसमें क्या पाया जाता है, अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज पाया जाता है। वो क्यों मैं ऐसा डिटेल बता रहा हूं वो आपको अगले टॉपिक में अगले पॉइंट में पता चल जाएगा। बड़े स्टार्चेस की दो किस्में हैं, अमाइलो स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अमाइलो स्टार्च इट हैज अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज, अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज यानी स्ट्रेट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के जरिए से आपस में जुड़े होते हैं। तो मैं आपको आखिर में जो है वो थोड़ा सा एक बना के दिखाता हूं। फिर उसके बाद जो है इट हैज ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सिर्फ 1,4 नहीं बल्कि 1,6 लिंकेजेस के जरिए से भी आपस में अटैच्ड होते हैं। इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इट इज इनसॉल्युबल हॉट एंड कोल्ड वाटर, ठीक है ना जी। वो गर्म पानी में हल हो जाता है, ये गर्म पानी में। जो स्टार्च यूज्ड इन लॉन्ड्री, कपड़ों को कागज को जो स्टार्च दिया जाता है वो अमाइलो स्टार्च होता है। एंड स्टार्च वी ईट इन द फॉर्म ऑफ व्हीट फ्लोर, गंदम के आटे के अंदर जो स्टार्च जो हम खाते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है ये अमाइलोपेक्टिन। तो बेटा जी अब स्टार्च के ऊपर बात करने के बाद दूसरा पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल जो आपकी किताब में डिस्कस की गई है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ग्लाइकोजन जो है अक्रेंस, सबसे पहले ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी प्लांट स्टार्च की तरह अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज का ही बना होता है, इसकी कंपोजिशन भी वही है। अपॉन हाइड्रोलाइसिस इट आल्सो यील्ड्स अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज, स्टार्च की तरह ये भी वही करता है। इसलिए हमने इसका नाम एनिमल स्टार्च रख दिया ग्लाइकोजन का, सिर्फ इस वजह से कि ये सिर्फ पाया किन में जाता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं पाया जाता। तो अबंडेंटली इन लिवर एंड मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स, इट इज आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, कंप्लीटली इनसॉल्युबल, गर्म पानी में भी हल नहीं होता, ठीक है जी। डेफिनेशन कंपोजिशन में बता दी है, हाईली ब्रांच्ड, ये अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांचिंग शो करता है, ठीक हो गया ना जी। एंड इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, जबकि जो स्टार्च होता है वो ब्लू कलर देता है किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो अब बेटा जी अगला जो है वो आपका है सेलुलोज। अगला क्या है, सेलुलोज। तो जरा सेलुलोज की सबसे पहले जो है अक्रेंस, अक्रेंस में पहला पॉइंट जो है क्या जी, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में से सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है ना जी, वो कौन है, वो सेलुलोज है, ठीक हो गया ना जी। इट इज प्रेजेंट इन कॉटन, कॉटन में भी पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर जो है वो पाया जाता है, पेपर में पाया जाता है, वुड में, बहरहाल वो एक ही बात हो जाती है। तो इसकी एक एग्जांपल आपको कॉटन दी गई है, कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ये सारे सेल अक्रेंस में आ गए पॉइंट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है। एंड सॉल्युबिलिटी, नंबर दूसरा पॉइंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी मुकम्मल तौर पर पानी में हल नहीं होता। और नंबर 3, अपॉन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस पे इट यील्ड्स, ये पैदा करता है बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज, बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज, ठीक हो गया जी। तो फर्क समझ में आ गया, ग्लाइकोजन और स्टार्च में क्या था, अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज था, लेकिन सेलुलोज में कहा गया बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज पाया जाता है। तो उसके अलावा जी इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस,
डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हर्बीवोर्स कैसे कर लेते हैं? हर्बीवोर्स हैव microorganisms, bacteria and yeasts which release microorganisms in their large intestine, which release herbivores have microorganisms in their large intestine which release enzyme cellulase to digest the सेलोलेज इनमें पाया जाता है, जो जैसे यहां पे लिखा बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, विच डाइजेस्ट सेलुलोज, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है और उसमें से ग्लूकोज निकाल के उनको देता है। तो बेटा जी उसके बाद जो है कि सेलुलोज गिव्स नो कलर विद आयोडीन, नो कलर विद आयोडीन। तो बेटा जी ये आपका पॉइंट है। अब मैं आपको जरा छोटा सा जो है वो दिखा दूं कि किस तरह से ये टॉपिक तो मुकम्मल हो गया है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बना के दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए ये ग्लूकोज, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। फिर ग्लूकोज स्टार्च के लिए मैं बना रहा हूं HOH पहला, दूसरा, कोई फर्क नहीं है दोनों स्ट्रक्चर्स में। चौथा, पांचवा और छठा। अब जरा देखें, जैसे हमने डाइसैकराइड में सक्रोज बनाई थी बिल्कुल वैसे ही अब ये दोनों ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं, ये दोनों अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज हैं, अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज, अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। तो ये आपस में यहां से HOH निकाल के वाटर का मालिक्यूल निकाल देंगे, तो भाई सॉरी ये यहां से OH निकालना ऐसे। तो इधर से जब ये आपस में करेंगे रिएक्ट H और OH तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 1,4, कार्बन 1 एक ग्लूकोज के मालिक्यूल का, कार्बन 4 दूसरे ग्लूकोज के मालिक्यूल का। तो वो आपस में जो है COC बॉन्ड के जरिए से जुड़ जाएंगे। इस COC बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ऐसा इधर भी हो सकता है, इधर भी एक और ग्लूकोज का मालिक्यूल आ सकता है और ऐसे ही एक इधर भी ग्लूकोज का मालिक्यूल आ सकता है। तो इस तरह से बेटा जी एक लंबी चेन ग्लूकोज के मालिक्यूलों की बन जाएगी, तो हम उसको फिर कह देंगे अमाइलोज स्टार्च। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये छठा कार्बन भी चेन बना सकता है। तो ये फिलहाल मैंने 1,4 आपको दिखाया है। तो इस तरह से 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के जरिए से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और लंबी चेन बना सकते हैं। अगर अल्फा डेक्स्ट्रो की जगह बीटा डेक्स्ट्रो हो जाए तो वो सेलुलोज हो जाएगी वगैरह वगैरह। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है ताकि आप अपनी फिगर जो है ये फिगर 2.6 इसको गौर से देखें। इसमें ऐसा लग रहा है स्पाइरल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बट अगर आप इसको देखें तो ये एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना जी। स्ट्रेट चेन को बल पड़ा हुआ है, वैसे ये एक स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और तमाम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 1,4 लिंकेजेस के जरिए से आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।